अध्यक्ष महोदय जी, जो वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार को बदनामी के लिए विरोध पक्ष की जरूरत नहीं है। यह बदनामी वर्तमान सरकार खुद ही कर ले रही है। यह सरकार विरोध पक्ष की मोहताज नहीं है, यह आत्मनिर्भर सरकार है। बेरोजगारी की बड़ी बातें कही गई, युवाओं को पैराडाइज का सपना दिखाया गया। हमारे प्रदेश के युवाओं को पैराडाइज का सपना दिखाया गया और पैरालिसिस करके आज सड़कों पे छोड़ दिया गया है। पीएलएफएस और एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार जुलाई से सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है देश में सबसे ज्यादा रहा, जो कि 33.9% है, जिसमें 17 और 29 वर्ष तक के युवा भाई बहन, जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारी ताकत है। लेकिन निराशा की बात यह है कि आज वो सड़कों पे पड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, जिसमें 49.2% जो है महिलाएं हैं, बाकी बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था 5 लाख क्या, 50,000 क्या, 5,000 क्या, आप 500 नौकरी नहीं दे पाएंगे, और ये बात जो है सत्य हुई है। यह सत्य हुआ है। जेआईटी के बच्चे हैं, ड्राइंग मास्टर है, कोविड वॉरियर है, आउटसोर्सेज के कर्मचारी हैं, शास्त्री हैं, सब सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्या यह है व्यवस्था परिवर्तन? इसे कहेंगे आप व्यवस्था परिवर्तन? बेरोजगारी को चलो दूर करने के लिए मेरे आपके लिए कुछ सुझाव हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे सेक्टर है जिसमें ग्रोथ होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल इसमें नंबर 1 आता है। अगर हम बात करें कोविड के समय में, तो 90 देशों को जो है हमने जो है दवाई सप्लाई करी। यूएनओ ने भी हमें विशेष ग्रांट दी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेते हुए फोटो तक ट्वीट की। और 3rd लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर हैं हम एड्स की दवाई में, जो कि पूरी मार्केट का 80% है। 2030 तक ये मार्केट 130 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भी मात्र 42 बिलियन है। और हिमाचल प्रदेश में इसका योगदान 25% है। इस सेक्टर में हमारा रोजगार ना के बराबर है। हाइड्रो की बात की जाती है। हाइड्रो में हमारे राज्य के पास बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, वहां पे स्टेज 3 एसजेवीएनएल की लग रही है, और वहां हमारे युवाओं को वहां पे रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। और मेरे साथ के एक मंत्री है, वो सब कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो फंड मिलना है उसको भी ग्रामीण में लेके जा रहे हैं। जो नौकरियां मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा? और 2021 में मैं आपको बताऊं कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो 50,000 करोड़ की है, और रॉकी मोंटो के अनुसार 2023 तक ये 3,70,000 करोड़ की हो जाएगी, लाख करोड़ की हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम बैटरी बनाएं, हम स्पेयर पार्ट्स बनाएं, हम लाइट्स बनाएं, हम ड्राइवर ना बनाएं। और आपने बात की कि हमारे खिलाड़ियों की बात की कि उनको जो है वो बड़े बड़े अवार्ड सम्मानित किए गए। भाई साहब, जब तक नीचे ग्राउंड लेवल पे अकेडमीज नहीं होंगी, जब ग्राउंड लेवल से जब हमारे यूथ को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो कैसे उनको इतने अवार्ड्स मिलेंगे? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई। आईटी सेक्टर के बच्चे चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बेंगलोर जैसी सिटी में घूम रहे हैं, और हमने क्या किया है? हमने अपना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया किराए पे दे रखा है। इसके अलावा मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम सबको अपने हितों को छोड़कर प्रदेश हितों में काम करना होगा और प्रदेश को प्राथमिकता देनी होगी। हमें फ्री वाइब और जन कल्याणकारी योजनाओं में फर्क समझना होगा। जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं आप लोग, उसमें, और जन कल्याणकारी योजनाओं में। नहीं तो कर्ज बढ़ेगा, विकास कार्य रुक जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वेतन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। क्या ये स्थिति अभी तो नहीं आ गई है? यदि हाँ गई है तो ये अलार्मिंग स्टेज है। मैं बड़ी संवेदनशीलता से ये शब्द कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी खुद ड्राइवर हैं। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पिताजी भी ड्राइवर थे। मैं बन गया विधायक, माननीय बन गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब क्या प्रदेश के युवाओं को क्या ड्राइवर बनाना है स्टार्टअप के नाम पे? महोदय, स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट स्कीम में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। जब कोई अपना आइडिया लेकर आता है, कोई नोडल एजेंसी जो है उसको एनालाइज करती है, फिर उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आप दे रहे हो इंसेंटिव और बता रहे हो आप इसको स्टार्टअप। इसका मतलब यह है कि आपको खेल खेलना तो आप चाह रहे हो, पर आप खेल नहीं पा रहे हो। इसके लिए अगर वर्तमान सरकार को अनाड़ी खिलाड़ी अवार्ड भी दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं देख रहा था 2024-25 का संक्षिप्त बजट। मैंने देखा कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली तो प्रदेश, इसमें लिखा है, जो कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री बार बार कहते रहते, इसमें लिखा है कि जब सत्ता संभाली तो 76,651 करोड़ का कर्जा था, और आज 2 वर्ष के अंदर अभी आपने दिया है 96,568 करोड़। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस वर्ष के अंत में ये 1 लाख करोड़ से अधिक होगा। तो अगर सबसे ज्यादा कर्जा लेने का अवार्ड वर्तमान सरकार को दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। मैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और फॉव इंडिया के मुताबिक
कर्जा लेने में हम पूरे देश में जो है 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो कि 39.9% का कर्जा हमारी जीडीपी पे आ चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 40 रुपए तो कर्जे में जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहूंगा कि कर्ज लेने का मतलब क्या होता है। कर्ज लेने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, रोजगार, जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो, हमारे आय के साधन बढ़े, जीडीपी बढ़े, टैक्स कलेक्शन बढ़े और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का कर्जा वापस किया जाए। अब मैंने आपकी बजट बुक देखी, मैंने देखा कि बजट बुक में आपने इस वर्ष जो है 58,444 करोड़ के बजट की बात की है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश के पास बजट है, तभी तो आपने पिछली साल के कंपैरिजन में इस साल जो है 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा बजट बनाया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप सच बता दें, आपके पास पैसे हैं कि पैसे नहीं हैं, क्योंकि ना तो आपके पास देने के लिए डीए की किस्त है, ना आपके पास जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे हैं, ना इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे हैं। तो पैसे नहीं हैं तो आपने ये 58,444 करोड़ का बजट कैसे बनाया? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सरकार को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया जाए तो इसका कोई अतिशुक्ति नहीं है। हमारे प्रदेश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.85% है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.53% है। अगर मैं इसे मोटे मोटे साधारण शब्दों में बताऊं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो कि हमारे प्रदेश की पूरी ऑपरेशनल कॉस्ट है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट, जो इनकम के रूप में वापिस आए, जो कि बहुत ही कम है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये खतरे की एक घंटी है। आपने बजट बुक में आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कही और उसमें आपने प्राकृतिक खेती की बात कही। मैंने पिछले वर्ष जो है प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सॉइल टेस्टिंग लैब दे दी जाए। मंडी जिला में सिर्फ और सिर्फ एक सॉइल टेस्टिंग लैब है पूरे जिला के अंदर। आप बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जो कि संभव ही नहीं है। अगर एक मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर खेत जो हैं वो सीढ़ीनुमा खेत हैं। अगर कोई पड़ोसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करेगा तो ये प्राकृतिक खेती करना 5 और 6 साल तक संभव ही नहीं है। दूध की 100 रुपए लीटर दूध का झुंझुना तो आपने पहले ही दे दिया था, लेकिन आपने गाय के रेट पे एमएसपी लगा दिया जो कि 45 रुपए किया। भैंस का आपने 55 रुपए पे एमएसपी लगा दिया। एमएसपी लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मार्केट वैल्यू तो दूध की पहले ही ज्यादा है। एमएसपी तो तब दिया जाता है जिस प्रोडक्ट की डिमांड ना हो या उसके वेस्टेज का खतरा हो। ओपीएस में आपको एक सिंपल कहानी के माध्यम से समझाऊं। क्या होता है कि किसी के घर में कोई मेहमान आ जाता है तो मालिक अपने नौकर को कहता है कि जाइए आप एक जल्दी से नींबू पानी बनाकर लेकर आइए। तो नौकर जाता है और देखता है कि नींबू तो है नहीं, तो वापिस आके मालिक को बताता है कि आज हमारे घर में नींबू नहीं है। तो उसका मालिक कहता है कि 100 नींबुओं की शक्ति वाला बिम्बार मिलाकर ही पिला दो भाई। ऐसा है आपका ओपीएस। आपने पिछले बजट में 680 करोड़ इलेक्ट्रिक टैक्सी और मछली पालन के लिए दिए। इस बार आपने 680 करोड़ दे दिए प्राकृतिक खेती के लिए। पहले चेक तो करते, सर्वे तो करते कि प्राकृतिक खेती में कितने जो है स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। पूरे देश में मोदी जी जब से 2014 के बाद आए हैं 90,000 जो है स्टार्टअप चल रहे हैं, जिसमें से कि 100 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन, मतलब 8,500 करोड़ की कंपनी। और हिंदुस्तान के 2 भाई बहन हैं जिनके नानके इटली में हैं, उन्होंने आपको समझाया भी होगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब यह होता है कि जिससे देश का भला हो, इंसेंटिव स्कीमों को स्टार्टअप बोलना बंद किया जाए। आपने इसमें बजट में बात की पर्यटन की, तो मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, शराब पीकर टूरिस्टों को घर ले जाना को जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देना नहीं होता। टूरिज्म को बढ़ावा देना होता है अच्छी पार्किंग, अच्छे होटल्स, नई टूरिज्म साइट्स, अच्छी कानून व्यवस्था, इससे टूरिस्ट बढ़ता है। आपने इसमें बात की स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशल हिमाचल की। आपने कैंसर हॉस्पिटल की हमीरपुर में बात की। अरे भाई साहब, जो चमियाणा में नीचे हॉस्पिटल बनाए उसके लिए सड़क तो बना लो, वहां पे डॉक्टर तो ले आओ, वहां पे तो सुविधा ले आओ। वहां पे तो अभी आपने कुछ नहीं किया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश का इकलौता नंबर 1 हॉस्पिटल आईजीएमसी, आज भी अगर पेशेंट के साथ वहां पे अटेंडेंट जाते हैं तो अटेंडेंट को रहने के लिए बेड नहीं मिलता, उनको बाहर फर्श पे नीचे सोना पड़ता है। मैं दूसरे अस्पताल की बात बताऊं आपको, केएनएच की। अभी 3 महीने पहले मेरी वाइफ की खुद की डिलीवरी वहां पे हुई। 5 दिन बाद मैं तो चलो विधायक हूं, मैं अपनी धर्मपत्नी को चंडीगढ़ ले गया। वहां के ये हालात हैं कि वहां पे डॉक्टर्स कम हैं, फैसिलिटीज नहीं है। उसकी वजह से वो शिशु जिसका अभी नया नया जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और डॉक्टरों को भी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं उस वजह से।
तो मेरा सिर्फ आपसे यह कहना है कि बड़ी बड़ी बातें ना करके, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों से ताली बजवाना चाहते हैं, हकीकत में आपका आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम चल रहा है। और बात की गई शिक्षा की, हिमाचल प्रदेश में 19% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन निराशा की बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के लिए विख्यात था वो गौरव भी आज हमसे चला गया है। आपने बात की मेरा विद्यालय, आपने अपना विद्यालय, मेरा सम्मान। सम्मान तो तब होगा जब स्कूलों में टीचर होंगे भैया। मैं आपको बताऊं, मेरे करसोग में 105 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। क्या उन बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं? अब मैं करसोग की जनता को क्या सलाह दूं, क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री जी अपनी सलाह दें, क्योंकि झूठ बोलने में तो मैं मुख्यमंत्री जी मुझे बताएं कि इनको क्या सलाह दें, क्योंकि झूठ बोलने में तो उनकी बहुत बड़ी महारत है। अब मैं एक अपने हिमाचल प्रदेश में पिछड़ी जातियों के मामले में पंजाब जो है, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 18 लाख जनसंख्या जो है वो दलित समाज से आती है। सिरमौर में 30.39%, मंडी में 29.38%, सोलन में 28.37% और कुल्लू में ये 20.10 और शिमला में 26.51% है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 40% के करीब दलित समाज के लोग आते हैं। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2022-23 में 284 केस रजिस्टर हुए, जिसमें 92 केस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, 32 केसेस स्वर्ण जातियों द्वारा दलितों की जमीन पर कब्जा। और एक और आपको मैं बताऊं, आपने 18 बोर्डिंग स्कूल का जो है निश्चय रखा। 25% आंकड़ा प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का आता है। कम से कम 5 स्कूल तो देते, हमें ना देते, सत्ता पक्ष वालों को ही दे देते। ये वर्तमान सरकार की, कांग्रेस सरकार की दलितों के प्रति मंशा को बताता है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी तो कांग्रेस की मंशा को उसी वक्त भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का रुख किया। संविधान में उन्होंने इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन ना रखकर रिप्रेजेंटेशन के आधार को बढ़ावा दिया। वो जानते थे कि जाति कभी नहीं जाती। करसोग में भी समय समय पर हमें यह देखने को मिला है। 29 साल बाद जो है, पिछली बार करसोग से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया था और उनके निवेदन पर, लोगों के निवेदन पर, वहां मात्र और मात्र एक कॉलेज है आज तक, सिर्फ डिग्री कॉलेज, ना उसके अलावा कुछ भी नहीं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने वहां के लिए, पांगणा के लिए कॉलेज दिया, आपने डीनोटिफाई कर दिया। आपने स्वास्थ्य संस्थान डीनोटिफाई कर दिए, उप तहसील डीनोटिफाई कर दी। और तो और पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में आपने करसोग में 5 एसडीएम बदल दिए। आपदा के समय में हम किसको ढूंढते जब वहां पे स्टाफ ही नहीं था। और तो और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये आंकड़ा है, मैंने प्रश्न पूछा था। करसोग हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर है और उसके अलावा 5 हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज, मोहोग, सेरी, काओक, गोपालपुर, इन सब में सबकी पद 1-1 है और कोई भी नहीं भरा पड़ा है। ये विधानसभा में मैं प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर है अध्यक्ष महोदय। और मेरा आपसे निवेदन है, और पीडब्ल्यूडी ने एससीडीपी को, सड़कों को मात्र और मात्र 50 लाख रुपए दिए। अगर कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि दलित वर्ग आगे बढ़े, इसलिए अगर मेरे करसोग की ना बात करके अगर मैं रामपुर की भी बात करूं, सिरमौर की भी करूं, किन्नौर की भी करूं, रोहडू की भी करूं, तो हमारे कई लोग जो है वो उनके ईसाईकरण के मामले देखने को मिल रहे हैं। आप सड़कों के लिए पैसे नहीं देंगे तो स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे, तो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि कहलाया जाता है। तो मेरा यह आपसे निवेदन है, इस विषय में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने ऐतिहासिक कार्य किया था और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने भी, लेकिन आपने बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया। इसके अलावा मैंने कितनी बार कहा कि मेरे केंद्रीय विद्यालय की फाइल दिल्ली भेज दो, दिल्ली भेज दो। मुझे प्लानिंग की मीटिंग में कहा दिल्ली दे दी गई है, मैं 2 बार दिल्ली जाकर आया, वहां फाइल ही नहीं पहुंची है। तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि इस झूठ के पुलिंदे को बंद करें। और करसोग के, मुझे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी दया आ रही है। करसोग में